Yeah, hi guys. Just wait. ओके, 2 एक मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर जितना भी आए हम शुरू कर देंगे। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सब यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एज मच एज पॉसिबल एज आई कैन। ओके, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। क्लियर है बात? ओके, इज माई वॉइस ऑडिबल? स्क्रीन दिख रही है आपको? वॉइस ऑडिबल? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? कंफर्म कर दीजिए भाई लिख के। स्क्रीन विजिबल, आवाज ऑडिबल, ठीक है। देखिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत ध्यान से देखना, जितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन पॉलिटी के, वो यहीं से रिजॉल्व होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन स्टेट्स। यानी जो इंडिया का संविधान है, उसने ये कहा है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो आप करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। वन, टू, बोथ, नाइदर। आपका ये काम है बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, तो आपके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी। आप वो टाइप करके बता देंगे। क्लियर? ताकि आप भी साथ में ही रहें, मेरे साथ में जो मैं कह रहा हूं दोनों साथ में ही रहे। ओके, तो आप ही अपना ऑप्शन जो है टाइप करके बताएंगे। देखिए, पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन स्टेट। यहां पार्लियामेंट की ओर नजर नहीं मारेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट खाली सेंटर में, स्टेट में पार्लियामेंट नहीं होता, नहीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर एक इलेक्टेड हेड होता है, ओके, और एक नॉमिनल हेड होता है। क्लियर? एक अपोजिशन होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यस, ये दोनों में होती है, सेंटर एंड स्टेट दोनों में होती है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन किसके डिस्क्राइब होता है? डिस्क्राइब्ड एज द, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, उस पे बेस्ड है। Consider the following statements with regard to it. Parliamentary system of India and parliamentary system of British पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, like a Britain system, a person who is not the member of the parliament can be appointed as a minister in Indian parliamentary system also। यानी जैसा ब्रिटिश में होता है कि एक बंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसे भी मिनिस्टर बना सकते हो, इंडिया में भी ऐसा ही है। दूसरा, बोथ इन इंडिया एंड ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, आई होप आपका जो पॉलिटी टीचर तो उसने क्लियर किया होगा, नहीं होगा मैं अभी क्लियर कर दूंगा। आपको बताना है कौन सी सिस्टम्स करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोनों में से, कंपेयरिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आप जो है आपके आंसर जो है वो जल्दी जल्दी टाइप करके आप बताएंगे, जो भी आपके हिसाब से सही है उसको आप टाइप करके बताएंगे। ओके, उसको आप टाइप करके बताएंगे। होगा ये उससे कि आई विल टू गेट ए जिस्ट, मेरे को भी पता चलेगा आपको कितना पता है कितना नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन के आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी? सबके सब पार्टिसिपेट करें, शाबाश। अब यहां पर देखिए, देखिए आई थिंक आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, यहां देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। यस, इट इज करेक्ट। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटिश से लिया हुआ है।
इसके इसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए। पहली बात, लाइक इन ब्रिटेन सिस्टम, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्सो। ये गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में और इंडिया में एक डिफरेंस है। इंडिया में हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी उस बंदे को बना सकते हैं 6 मंथ्स के लिए जो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना होता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जब तक कोई बंदा इलेक्शन नहीं जीता है उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट क्रॉस है, रॉन्ग है। ओके, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट, बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। आप एक बात याद रखेंगे कि इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, जैसे आज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो हम अपने हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं काट सकते। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, क्रॉस। इंडिया में दोनों नहीं है। क्लियर होगी ये बात। ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नाम है, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रिटिश की, वो है। अगर ब्रिटेन में हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाता तो उनके जो मिनिस्टर थे, उसके हेल्थ मिनिस्टर थे, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकते थे। तो यहां कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कोई भी नहीं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, गलत। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई ये चीज आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे। मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ में आ रहा है? मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो टर्म्स बोल रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? वाई टाइप कर दो अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है। वाई टाइप कर दे आप लोग। शाबाश, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, मेंबर कब बनना होता है, सब आपने पढ़ा होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल। तीसरी बात, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक पॉलिटी की क्लास अपने बैठे हो अच्छी तरीके से ना, ये क्वेश्चन आप बता सकते। तो बताओ इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। शाबाश, बताएं इन तीन में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक में भी बैठे हुए हैं ना, बेसिक में आप बैठे हुए हैं, बेसिक क्लासे आपने अटेंड की है, तो आप बेसिक में भी बता सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ज्यादा जरूरत नहीं इसमें की पॉलिटी के ज्ञान होने की। बेसिक क्लास में भी अगर आप बैठे हैं आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इंडिया की फेडरेशन के ऊपर ये सवाल है। ओके, सो अभी तक मेरे पास एक जवाब आया, 2 जवाब आए। सब पार्टिसिपेट करें, देखिए सब पार्टिसिपेट करें। जब आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि किस लेवल तक मैंने जाना है, आपको कितना आता है, किस लेवल तक जाना है। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए आप। ओके, यहां पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। आई डोंट नो आप क्यों नहीं वैसे कर रहे। ओके, मैंने आपको एक बार एक तरीका बताया था जिसको हम कहते हैं, कौन सा तरीका, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है इट इज स्लाइटली बेंट टूवर्ड्स द सेंटर। अमेरिकन जो मॉडल है वो परफेक्ट फेडरेशन है, इंडिया का परफेक्ट फेडरेशन नहीं है। इंडिया में सेंटर के पास ज्यादा पावर है, सेंटर कभी भी इमरजेंसी लगा सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। जिसको थोड़ी सी भी, जिसने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो जहां जहां पे आपको 2 दिख रहा है उसको क्रॉस मारिए। तो बी भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया। पीछे क्या बचा, 1 और डी। ओके, तो हमें ये पता है कि जो हमारा फेडरेशन सिस्टम है वो कनाडा पे बेस्ड है, अमेरिका पे बेस्ड नहीं है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट बोलता है, वो भी करेक्ट है। तो 1 और 3 डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। क्लियर, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है।
बिकॉज हमारा जो फेडरेशन सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन, नॉट अमेरिकन। क्लियर? तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते। देखिए, मैं रियली आपसे एक बात कहता हूँ, ओके, आप लोग क्लास देख रहे हैं, अब आपको जितना भी पढ़ाया जाए ना, जितना भी पढ़ाया जाए, जब तक आप अपना सेंस यूज नहीं करेंगे तब तक वो व्यर्थ है। थोड़ी सी इंटेलिजेंस, चालाकी भी यूज करनी होती है। जब मेरे को पता था बी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो मैं सब जगह से बी काट देता। चलिए अब आगे करते हैं ट्राई, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आ जाइए, अब आ जाइए आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताना है। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल पास्ट, ये यहाँ पे देखिए, सर्टेन टाइप ऑफ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। द गवर्नर इज एम्पावर्ड, कौन एम्पावर है? गवर्नर। किसके लिए एम्पावर है? कि कुछ टाइप की जो बिल है उसे रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ऐसा होता है, नहीं होता है, वो आप बताएंगे। द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज assent to the such bills only in the first instance. According to Wikipedia, okay, president can withhold his assent to the bills only in the first instance. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दोनों में से। पहला स्टेटमेंट, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा ये, द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज assent to such bills only in the first इंस्टेंस। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। शाबाश, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा ना, बिल्स इन द स्टेट असेंबली, बिल्स इन द लोकसभा, आप सबने पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा आइडिया देकर बता दें, जब बिल क्या रिजर्व कर सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए? तो अगर कर सकता है तो क्या उसको प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार ना कर सकता है? शाबाश, बताए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यहाँ पे यूं खामोशी छा जाती है, मेरे को पता नहीं चलता। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को मेरी? हाँ, तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन कह रही है सी, दिव्या कह रही है डी। अब यहां देख लीजिए आप लोग, यहां पर देख लीजिए। गवर्नर के पास एक खास पावर होता है, ओके, गवर्नर के पास एक खास पावर होता है कि वो कोई भी बिल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुई है उसे रिजर्व कर सकता है। किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। वो उसे रख सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ओके। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि एक बार जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास चली गई तो वो गवर्नर बीच में साइड पे हो जाता है। वो रिश्ता किसके बीच में रहता है? अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे के बीच में, ओके। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जब आप देखते हैं कि द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज assent टू सच बिल्स ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये रॉन्ग है। प्रेसिडेंट जितनी मर्जी बार चाहे उस बिल को वापस भेज सकता है। आप मराठा जो कोटा हुआ है, मराठा कोटा में जो बिल आई हुई है उसकी एग्जांपल देख लीजिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली ए, ओके। अब आ जाइए आगे। क्लियर होगी बात? खाली ए स्टेटमेंट जो थी वो राइट थी, बाकी सब रॉन्ग थी। क्लियर? ओके, अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए। Which among the following trends in the working of Indian political system reflect its federal spirit? कीवर्ड क्या है? फेडरल स्पिरिट। यानी जो इंडिया की फेडरल स्पिरिट है कि इंडिया एक फेडरेशन है, वो कहां पर पता चलता है? पहला, ए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं तब। दूसरा, डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, क्या यहां पर पता चलता है हमें इंडिया की फेडरल स्टेट? तीसरा, द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर कमिंग टू पावर इन सम स्टेट्स, लाइक आपके जेएंडके में, इन अवर जेएंडके वी हैव द पीडीपी, राइट नाउ इन द तमिलनाडु वी हैव द डीएमके। फोर्थ, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस। सिर्फ आपसे सिंपल पूछा गया है कि किस किस बात से हमें यह पता चलता है कि इंडियन पॉलिटिकल स्फेयर है, ये फेडरेशन है। 1 2 3 4 आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पार्टिसिपेट करें। बी, ओके ओके। सब थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा पढ़े, सबके सब जवाब दें, ओके। समझिए जैसे टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, डिस्कशन कर रहे हैं, इससे आप ही का जो थिंकिंग पावर है, जब तक आप जवाब नहीं देंगे, आप मेरी सुनते रहेंगे बकवास, तो इट वॉन्ट मैटर टू यू।
जैसे ही आप आंसर देंगे इन चीजों का, आपको पता चलेगा आप गलत कहां पर थे, आपकी थिंकिंग कहां पर गलत थी, तब आपको ज्यादा याद रहेगा, तब ये चीज आपको ज्यादा याद में रहेगी। ऐसे ही याद रखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, मैंने आपसे पूछा कि इन चार में से कौन सी बात में हमें फेडरल स्पिरिट के बारे में पता चलता है। तो एक, जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होता है स्टेट के बीच में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जब भी स्टेट के बीच में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट है, किस चीज को लेकर डिस्प्यूट है, वहां पे डिस्प्यूट है बेलगाम को लेकर। महाराष्ट्र में एक जगह है, सॉरी कर्नाटका में एक जगह है जिसे कहते हैं बेलगाम। बेलगाम में मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो महाराष्ट्र कहता है वो एरिया हमारे कब्जे में लाओ, ओके, लेकिन कर्नाटका कहता है कि ये नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा, ओके। तो दोनों की दोनों जो स्टेट्स है, दोनों के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन सेंटर इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो इसलिए दैट मीन्स द फेडरल स्पिरिट है। क्या है यहाँ पर फेडरल स्पिरिट है। फेडरल स्पिरिट का मतलब क्या है कि दोनों सेंटर और स्टेट अपना अपना काम करी, एक दूसरे के इश्यू में जा नहीं रही। तो ए में फेडरल स्पिरिट है। बी, कावेरी वाटर इश्यू है, रिवर वाटर इश्यूज बहुत सारी स्टेट्स के बीच में होता है, वहां पे सेंटर इंटरफेयर नहीं करता। जब तक रिवर ट्रिब्यूनल जजमेंट ना दे, सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता। तो यानी यहां पर भी स्टेट्स के पास अपना पावर है। दूसरी बात भी ठीक। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पीडीपी, और वहां पर तमिलनाडु में भी आप देखिए डीएमके, स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी बनी, यानी ये सब के सब क्या थे, रीजनल पार्टीज थी, और ये रीजन में ही पावर में आई। सेंटर में कौन है, बीजेपी। क्या बीजेपी स्टेट्स में आई, नहीं, वहां के रीजनल पावर आए, यानी वहां की फेडरल स्पिरिट अलाइव है। तो थर्ड भी टिक हो गया। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस, ओके। सेंटर कभी भी चाहे, अगर कोई दो स्टेट्स कह रही है कि हमें एक नई स्टेट बनाई जाए, तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन स्टेट में, जैसे आपके जो पहाड़ी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ये शोर मचाया था हमें अलग किया जाए, बिकॉज वी आर नॉट विद द किंगेटिक प्लेन्स, हम प्लेन्स वालों के साथ ही रहने जाते हैं, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, वी आर द हिल पीपल। तो उत्तर प्रदेश को तोड़ के क्या बना, उत्तराखंड, ओके। तो यानी द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो चार की चार बातें जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1 2 3 4 क्या बनती है, फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ओके। काफी लोग ऐसे जिन्हें ये लगता है कि हिमाचल को तोड़ के उत्तराखंड बना है, लेकिन हिमाचल को तोड़ के उत्तराखंड नहीं बना है, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहां तक क्लियर हुआ। फेडरल स्पिरिट ये हो गया कि फेडरल स्पिरिट, फेडरेशन पता है ना आपको कि सेंटर और स्टेट दोनों की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों की अपनी अपनी गवर्नमेंट, और दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइंड है। सेंटर स्टेट में डिफाइन नहीं कर, इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्टेट सेंटर में नहीं कर सकता, दोनों की लिस्ट जो है वो डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड में जो काम होता है, दोनों का अपना अपना पावर है, इसी को कहा जाता है फेडरल स्पिरिट, इसी को कहा जाता है फेडरल स्पिरिट। जैसे वकील साहब ने कहा आर्टिकल 245, ओके। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीयता मीन इज नॉट फेडरल स्पिरिट। आगे बढ़ते हैं, कहां पर हैं हम लोग, आगे चलते हैं। Which of the following statements given below is not true with regard to Constitution of India? आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर हम देखें तौर पे देखें तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स ऑल पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको पूछा रॉन्ग कौन सी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स ऑल पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। दूसरी स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एलॉबरेट provisions to regulate the various dimensions of relations between the center and the state। यानी दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एलॉबरेट प्रोविजन नहीं दिया है, नहीं दिया है जिसमें ये रिलेशंस डिफाइन हो बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है दोनों में से। आपका टाइम शुरू होता है, आप बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है।
शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कवर किए जाएं। शाबाश, बताएं कौन सी स्टेटमेंट सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इस पाली, इसका मतलब क्या है, यानी आप लोग रिवीजन नहीं करते। रिवीजन की कमी है। वी कॉल इट BMR, बेसिक्स में रगड़ है। ओके, आपके बेसिक्स में ही रफड़ा लग रहा है। हाँ, सी 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 सी। अच्छा, नहीं आप क्वेश्चन, ओके अब यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये सब के सब पावर को, जितनी भी पावर है उसको डिवाइड करता है। किसमें? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल में। ये जो जुडिशियल है, जुडिशियल हम लोग डिफाइन नहीं करते। जुडिशियल तो इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल को क्या डिवाइड करना? जुडिशियल को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जुडिशियल क्या है? जुडिशियल तो इंडिपेंडेंट है। इसलिए पहली स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। बढ़ते आगे सेकंड स्टेटमेंट पे, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन। अरे आपकी सेंटर स्टेट रिलेशंस तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कैसे कह सकता है कि डिफाइन नहीं करता है? ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी होगी रॉन्ग। आंसर क्या है? टोटल सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटर स्टेट रिलेशंस 3 हेड में पढ़े जाते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। उसमें जुडिशियल नहीं आता है। क्लियर होगी ये बात? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, 4 गेव द राइट आंसर। ओके, कांग्रेचुलेशंस, 4 गेव द राइट आंसर। गुड वन गाइस, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। गुड वन गाइस। मेरे यहाँ अभी रिफ्लेक्ट किया। ओके, आपने शायद आंसर पहले दिया होगा, बट मेरे यहाँ अभी रिफ्लेक्ट किया। अपॉलॉजीज। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको बोला गया है कि आपने कौन सी स्टेटमेंट्स बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेरिटरी एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन। फिर मैं पढ़ता हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स with respect to both territory and the subjects of legislation। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेरिटरी एंड सब्जेक्ट। यानी किस टेरिटरी में जाएगा और किस सब्जेक्ट पे जाएगा, दोनों में डिफाइन करता है। दूसरा, द 7th शेड्यूल कंटेन्स 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। The 7th schedule contains 3 legislative lists which enumerate subjects of the administration, with union list, state list, concurrent and legislative list। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आप बताएंगे। बहुत धीरे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इजी से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, बिल्कुल जो आपका, जिसको मैं बोलूंगा कि आपका बेसिक चेक करने वाले क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है सबके सब। शाबाश, रिप्लाई कर दीजिए सी। ओके ओके गाइस, ओके। तो लोग ये कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जी हाँ, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पावर को डिवाइड करता है, जब लिस्ट को डिवाइड करता है, तो वो 2 में करता है। किस किस में करता है? वो करता है सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में डिवाइड, और एक लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट। लेकिन जो आइटम्स वो स्टेट लिस्ट में डालता है वो खाली उसी स्टेट में ही चलेंगे। पंजाब का जो स्टेट लिस्ट का कानून है वो हरियाणा में नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर का जो है वो पंजाब में नहीं चलेगा। दे हैव ए टेरिटोरियल इंस्पेक्ट ऑल्सो। क्लियर? तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, टेरिटरी के हिसाब से भी और सब्जेक्ट के हिसाब से भी डिवाइड करता है, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव दोनों की है। कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब क्लियर? ये याद होने चाहिए आपको कौन कौन सी लिस्ट में क्या क्या आता है। कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके,
गुड वन गाइस, गुड वन। अब बढ़ते हैं आगे, अब यहां देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर ए थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन। कहता यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तीन फोल्ड में यानी तीन डिविजन्स में बांटा गया था, फेडरल में, प्रोविंशियल में और कंकरेंट सब्जेक्ट्स में। ओके, लिस्ट आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जितने भी कानून थे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उनको तीन हिस्सों में बांटा गया था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। दूसरा क्या कहते हैं, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स। सॉरी इसमें क्या था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड रेसिड्यूरी। ओके, सॉरी कंकरेंट, लेकिन यहां पर क्या है, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। दिस फीचर इज बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया में जो रेजिड्यूरी पावर होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था एक बार क्लास में कि स्पेस वॉर के ऊपर अभी तक कानून नहीं बना है, ना कोई सब्जेक्ट लिस्टेड है, तो स्पेस वॉर इज ए रेजिड्यूरी पावर। जो रेजिड्यूरी पावर्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना हो किसी भी लिस्ट में, उनको रेजिड्यूरी पावर कहा जाता है। तो रेजिड्यूरी पावर जो वो सेंटर के पास होते हैं, सेंटर उन पे कानून बना सकते हैं। तो ये लिखा है सेकंड स्टेटमेंट पे कि ये फीचर हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। शाबाश, कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है आप बताएंगे। शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन है, यकीन मानने मेरा बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हिस्ट्री प्लस इंडियन पॉलिटी दोनों का डिवीजन है, दोनों को यहां मिलन हुआ है। हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको रियल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी का कट कॉपी पेस्ट है। हाँ बताइए, शाबाश, ठीक ठीक, सी पे जा रहे हैं सब, गुड गुड। ओके, अब यहां देखेंगे, यहां पे एक चीज देखेंगे। करेक्ट आंसर सी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था जिसने पहली बार लिस्ट लाया हुआ था। लिस्ट जो सिस्टम है ना, लिस्ट जो सिस्टम है, सब्जेक्ट जो है, जो 7 शेड्यूल में भी है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की है। इस चीज को आप याद रखेंगे। जो लिस्ट का सिस्टम है ना, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की है। क्लियर? और दूसरी भी करेक्ट है कि जो रेजिड्यूरी पावर होता है, यानी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कहीं भी मेंशन नहीं है, वो सेंटर के पास होंगे। ये कहां से बोरो हुआ है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुआ है। तो ये फीचर बिल्कुल सही बात की गई है ये। और अब आप याद रखेंगे कि कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया है, कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया है। आधा पंजाब देने के बदले हमने कनाडा से क्या क्या लिया है, हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूएसए बेस्ड नहीं है, यूएसए का परफेक्ट है। इंडिया का स्लाइटली थोड़ा सेंटर की ओर बेंट है, वो हमने कनाडा से लिया है। रेजिड्यूरी पावर विद सेंटर, ये भी फीचर हमने जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये फीचर भी हमने किससे लिया है, कनाडा से लिया है। क्लियर हो गया? आप इसको याद रखेंगे, आप इस चीज को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आपकी बुक में दिया होगा, लिस्ट बना लें किस कंट्री से हमने क्या क्या लिया हुआ। बढ़ते आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किन किन चीजों से हमें पता चलता है, आपको बताना है। ए, मेजॉरिटी पार्टी रूल। बी, पॉलिटिकल हिग्नोमिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। सी, डबल मेंबरशिप। आपको यह बताना है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस चीज से प्रूव होती है, कि इंडिया में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ। शाबाश, बताएं। गुड गाइस, बताएं कहां से पता चलता है हमें कि इंडिया के पास जो सिस्टम है इट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपसे एक बात की थी, शाबाश, बताएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं अभी बता देता हूं। ओके वकील साहब, मैं आपको अभी बता देता हूं, नो इश्यूज इन दैट। हाँ जी, ठीक ठीक, चलो जवाब आगे कुछ के, अभी मैं बता देता हूं। अब देखिए यहां पे बात हो रही थी कि इंडिया में किससे पता चलता है कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो तीनों चीजों से पता चलता है। क्यों? जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले जब आपको एग्जांपल दी थी, एक, जिस पार्टी की मेजॉरिटी आती है वही पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सबकी सब इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जिसके पास मेजॉरिटी होगी कहां पर,
लेजिस्लेचर में, वही एग्जीक्यूटिव बनाता है। यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस है। तो पहली स्टेटमेंट है ही है, क्लियर। दूसरा, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल होमोजेनिटी? पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मीनिंग मतलब क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल होमोजेनिटी? शाबाश। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल होमोजेनिटी? किसी को पता? नहीं पता तो बता दीजिए, मैं बता देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल होमोजेनिटी? होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? बेसिक साइंस वाले बता दें, होमोजेनिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, होमोजेनिटी ये होता है कि जहां सब एक जैसे हो, जहां सब एक जैसे हो, उसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस हो गया जहां पे डिफरेंस हो। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब यह है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है और जो हमारा रक्षा मंत्री है या जो हमारा होम मिनिस्टर है, सबके सब एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आते हैं। यानी सबकी पॉलिटिकल होमोजेनिटी है। जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पॉलिटिकल होमोजेनिटी है। कोई अलग अलग नहीं आता कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल वो किसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आता है, होम मिनिस्टर किसी और से आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, क्लियर। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड थर्ड जो बात है वो है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? जो जो एग्जीक्यूटिव में है वो भी लेजिस्लेटिव का पार्ट भी है। दिस इज कॉल्ड डबल मेंबरशिप। पढ़ा होगा आपने यार, ये तो फीचर है। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होगा? जो लेजिस्लेटिव का पार्ट है वही एग्जीक्यूटिव में जाएगा, या जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का पार्ट। अगर लेजिस्लेटिव में मेजोरिटी चली गई तो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? गिर जाती है। इसी को कहा जाता है डबल मेंबरशिप। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहले, मेजोरिटी पार्टी रूल। जिस गवर्नमेंट के मेजोरिटी आती है लेजिस्लेचर में, उसी का रूल आता है। दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दे सेल एंड सिंक टुगेदर। जैसे इनकी मेजोरिटी कहीं डिस्प्रूव हो गई तो सारी की सारी गवर्नमेंट गिर जाती है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक मिनिस्टर गिरेगा, नहीं, गिरती है तो पूरी गवर्नमेंट गिरती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी मैंने समझा दिया, डबल मेंबरशिप भी मैंने समझा दिया। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी मैंने आपको बताया नहीं है। याद रखिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडरशिप किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, हर 5 साल के बाद लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होता है, तब नए से इलेक्शन होता है, तब नई एग्जीक्यूटिव बनती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, उसको तो कोई रिश्ता ही नहीं है लेजिस्लेटिव के साथ। सीक्रेसी। ओके, ये कुछ फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ठीक है, अगला पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? ओके, जब भी कभी आप इंडियन पॉलिटी देखिए, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये बात कही थी, दो चीजों से कानून पढ़ाया जाता है। या तो मैं रट के आ जाऊं, जल्दी जल्दी एक एक करके आर्टिकल्स आपके ऊपर बम्बार्ड करूं, आपको लगेगा कि नवदीप सिंह तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, 1 से 10 तक कॉन्स्टिट्यूशन को रटे हुए। एक वो तरीका है पॉलिटी पढ़ाने का। दूसरा तरीका है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे आपको अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन पूछे, कहीं आपको दिखा कहीं क्वेश्चन मैंने आर्टिकल के ऊपर पूछा, हाँ भाई एक के बाद दो आ रहा है, दो में बताओ क्या? क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे अगर आप बोलेंगे आर्टिकल 1 के बाद 2 क्या आते हैं, वो सब क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। ओके, आई गॉट एन, मेरे को किसी ने इन्फॉर्म किया, जस्ट वांट टू टेल यू कि किसी ने इन्फॉर्म किया कि मेरा कहा गया कि नवदीप सर जो है वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ाते इंडियन पॉलिटी। ओके, किसी ने कहा। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि आपको जितने में क्वेश्चन करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं आपको सीक्वेंस दिख रही है? इट इज द ऑल द गेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। सब कॉन्सेप्ट का चक्कर है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसा कहीं नहीं आता है। ओके, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को छोटा नहीं दिखा रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि माई वे इज द राइट वे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं आपका काम आसान करता हूं। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैं आप लोगों का काम आसान कर रहा हूं।
बाकी आप लोगों की मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? ओके, चलो इसको रहने दे। अब ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल क्लियर है? आपको डिफरेंस पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? क्लियर है आपको बात? क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन के आंसर देख के लग नहीं रहा कि आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्लियर है आप लोगों का? बताइए। अगले क्वेश्चन पे जाऊं कि यही क्वेश्चन आप देंगे? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? इज एवरीवन, आर यू गेटिंग, आर यू हियरिंग मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो कृपा करके उसमें जाए। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? पहला, इट इंश्योर्स हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, इट एस्टैब्लिशेस ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सी, इट प्रिवेंट डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म मीन्स, डिस्पोटिज्म क्या हो गया? अनार्की की ओर जाना। तो आपको बताना है इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में कौन सी बातें सही है, कौन कौन से पॉइंट सही है। तो आप यहां पर देखेंगे कि तीन के तीन जो पॉइंट्स है, तीन के तीन सही है। इंडिया में अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक रिलेशनशिप है, हार्मोनियस रिलेशनशिप है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। कोई दरार नहीं है। जो कानून बनते हैं उन्हें परफेक्टली एग्जीक्यूट कराया जाता है, एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ये चीज आप याद रखेंगे तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, क्योंकि गवर्नमेंट को एक मेजॉरिटी लानी होती है, गवर्नमेंट को एक मेजॉरिटी लानी होती है, इसलिए एक जो गवर्नमेंट सेंटर में बनती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। तीसरा, कोई एब्सोल्यूट पावर यूज नहीं करने देते, क्योंकि आपको लेजिस्लेचर को आप आंसरेबल है, आप एब्सोल्यूट पावर यूज नहीं कर सकते, इसलिए इट प्रिवेंट्स द डिस्पोटिज्म। इसलिए तीन के तीन जो फीचर्स है वो करेक्ट है। क्वेश्चन में 1 2 3 तीन के तीन जो फीचर्स है वो करेक्ट है। दीज आर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा भी है, तो आपको क्वेश्चन का जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? दोनों आपने देखना है, याद रखिएगा। इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों आपने कंसिडर करना है। पहला, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट। आपको दो जो बातें बताई गई हैं वो इलेक्शन और इंपीचमेंट, किसकी इलेक्शन और इंपीचमेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन और इंपीचमेंट के बारे में बताई गई। आपको बताना है कौन कौन सी जो है करेक्ट है। पहला, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट, पहली बात। दूसरी बात, द इलेक्टेड हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट। मेहरबानी करके बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को बता दो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। शाबाश, बता दें। मैं वेट कर रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से पढ़ो, मैं यहीं बैठा हूं, कहीं जा नहीं रहा। लेकिन आपने, मेरे को इतना पता है, प्रेसिडेंट और ये सब आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी। यपुनताई सेज ए। ओके ओके, लेट्स कीप इट ए। यपुनताई, ओके, गुड वन। ओके, हाँ भाई, बाकी सब बिल्कुल ध्यान से पढ़ के बताएंगे मेरे को। दिव्या सेज डी। ओके, दिव्या सेज डी, यपुन सेज 1। दिव्या कह रही है दोनों जो है गलत है। अच्छा, यपुनताई सेज ए, दिव्या सेज डी। अपनी अपनी इज्जत बचा ले। देखिए, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जेएंड के लगा हुआ है। बताइए, मैं देखूंगा कौन सही जवाब देगा। दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। ओके, एक मेरे स्टूडेंट है, एक मेरे स्टूडेंट नहीं है। तो मैं देखता हूं किसके स्टूडेंट सही जवाब देंगे। बता दीजिए, आपके सर की इज्जत आपके हाथ में है, जिन्हें आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया हुआ है।
जो मेरे पास पढ़े हैं वो भी हैं यहां पर। ओके, नो इश्यूज। अब बताइए आप। शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे, देखिए यहां पर। ओके, अब यहां पे देखिए आप लोग। सी, ओशन से सही। ओके, चलिए अब यहां पर देख लीजिए। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में कि जो बुरे वक्त में साथ नहीं आता वो अच्छे वक्त में, जो अच्छे वक्त में साथ नहीं होता बुरे वक्त में आता है। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं भाई साहब, ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन के टाइम पे वोट नहीं करते। जितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा वाले, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इंपीचमेंट के टाइम पे आ जाते हैं भाई साहब। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से पढ़िए। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ध्यान से पढ़ना। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। भाई साहब, ये काउंसिल्स कब से पार्टिसिपेट करने लगी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में? ओके, तो ये नहीं करती हैं, खाली लेजिस्लेटिव असेंबलीज करती हैं, सब स्टेट्स की और 2 यूटीज की, दिल्ली एंड पुदुचेरी की। काउंसिल्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत होगी। तो करेक्ट कौन सी? ओनली वन, ओनली वन। ओके, तो जिसने ए जवाब दिया उसका सही है। हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है साहब। चले अब आगे। ओके, तो यपुनताई, आप मुझे मिलेंगे, मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? याद रखना कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस प्लस इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। इलेक्टेड मेंबर्स है दोनों, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। लेकिन इंपीचमेंट के वक्त कौन करता है? इंपीचमेंट के वक्त तो सबसे पहली बात लेजिस्लेटिव असेंबलीज करती नहीं स्टेट की पार्ट प्ले। सीधे सीधे कौन करते हैं? जितने भी मेंबर्स हैं, किसके? बोथ ही हाउसेस के। ये चीज आप याद रखेंगे। On the following statements is are correct with regard to the president and the prime minister. प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला, द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। वर्डिंग है। ओके, दूसरी बात, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट ही बतानी है ना? हाँ, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? शाबाश, शाबाशी। सी, अच्छा, ओशन भी सी, वकील साहब भी सी। हाँ जी, बाकी जवाब दे दें थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर आप जवाब देंगे ना तभी मेरे को पता चलेगा कि भाई साहब कहां पर एड्रेस करना है, मेरे को कितने नीचे जाना है। अगर मेरे को पढ़ाना है तो नए से अगर शुरू करना है तो मेरे को कितने नीचे तक जाना है। हाँ, सी, अच्छा सी। चलो देखें आप यहां पर। क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया गया है। यहां पर लिखा गया है द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। पहली स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग, डी जूर डी फैक्टो। इसको करिए क्रॉस, पहली वाली गलत है। सेकंड वाली, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। पहली वाली गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? बी ओनली। ओके, बी 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 सही है दिव्या जी, बी सही है, बी बी सही है, एक गलत है। ठीक, क्लियर?
यपुनता, यस करेक्ट, बी इज द करेक्ट। आप लोग क्या करेंगे अब, मेरे ख्याल से आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करिए, बार बार करिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है बी। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बतानी इनकरेक्ट, रॉन्ग बतानी है। ओके, आपको बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन सी है। नो, प्रेसिडेंट इज नॉट द नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट इज नॉट, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द नॉमिनल हेड। ओके, आपको कोई हो सकता है कोई डाउट हो, आप चेक कर लीजिए। तो भी डाउट रहता है आप मेरे को पिंग कर दीजिए, आई विल क्लियर इट, नो इश्यूज इन दैट। ओके, इंडिया रिपब्लिक इसलिए बिकॉज ओवर नॉमिनल हेड इज चोजन, इलेक्टेड। बाद की डिबेट आ जाती है, बाद में करता हूं, लेकिन आप देख लेंगे वकील साहब। आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको बताना है, दोनों में से रॉन्ग कौन सी है। पहला, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स एनी टाइम टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पार्ट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर हिज कंसिडरेशन। ध्यान से पढ़ना। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स एनी टाइम to reserve the money bills and other financial bills passed by the state legislature for his consideration. पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, bills on any matter enumerated in the state list can be introduced in the state legislature without the prior sanction of the president. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बस ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बिलीव मी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट में, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बताएं, शाबाश। प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स एनी टाइम टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट्स को कि जो आपके पास मनी बिल्स हैं और बाकी की जो फाइनेंशियल बिल्स हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो रही है स्टेट की, वो मेरी कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखें, आप उसको पास नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो भी बिल स्टेट लिस्ट में है, जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, उस पर स्टेट लेजिस्लेटिव कानून ला सकती है बिना प्रेसिडेंट की प्रीवियस परमिशन के। तो बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग बतानी है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी गाइस? हाँ जी, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है। शाबाश, हाँ आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। शाबाश, बता दीजिए। देखिए यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है, दोनों में क्या है। पहली स्टेटमेंट देखिए, प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्ट कर सकता है स्टेट्स को। ओके, पहली स्टेटमेंट क्या लिखी कि प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्ट कर सकता है स्टेट्स को कि आप जो आपके यहां पर जो फाइनेंशियल बिल या मनी बिल आ रही हैं उसको पास करने से पहले मेरे लिए रखें। वो गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं प्रेसिडेंट कह सकता है उसको। ओके, कि आप मेरे लिए रखें। ये सिर्फ कब हो सकता है, जब कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, ऐसे आमतौर पे नहीं कह सकता। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट, बिल्स ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लिस्ट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने ये कहा कि विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अगर बिल उनको लानी है तो उनको प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेनी है। वो कौन सा है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उस पर जब भी बिल आएगी, क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उनको किसको पूछना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले कंसिडरेशन करवानी है। तो कितनी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी? दोनों स्टेटमेंट जो है इसकी वो रॉन्ग है। बोथ 1 and 2 इज द आंसर, सी इज द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लीज पार्टिसिपेट करें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पार्टिसिपेट करें, तब मेरे को पता चलेगा आपका। अब यहां आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ, अब इमरजेंसी पे क्वेश्चन है भाई, इमरजेंसी तो आपको बड़े अच्छे से आता होगा मेरे ख्याल से। अब इसे देख लीजिए। A resolution of disapproval of a proclamation of emergency is required to be passed by the Lok Sabha only, while the resolution approving the continuation of the proclamation of emergency needs to be passed by both houses of the parliament.
सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर पार्लियामेंट इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है यानी खत्म करना है तो खाली लोकसभा में ही पास हो जाए रेजोल्यूशन तो इमरजेंसी खत्म हो जाती है। दूसरा ये कह रहा है, वाइल वाली स्टेटमेंट के बाद ये कह रहा है कि अगर इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। क्लियर? आपको बता दी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आगे, द रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इमरजेंसी इज टू बी अडॉप्टेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। जब हमने इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है तो हमने कौन सी मेजोरिटी से पास करना है? सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन जब इमरजेंसी को कंटिन्यू करवाना है तो हमें कौन सी मेजोरिटी से पास करवाना है? स्पेशल मेजोरिटी से। आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? शाबाश, बता दें। इमरजेंसी के ऊपर है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी गाइस? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सुन पा रहे हैं आप मेरे को? कैन यू हियर मी गाइस? हाँ, शाबाश, अच्छा जवाब देने शुरू कर दिए। बीबी, ओके ओके ओके, बीबी। हाँ, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सब क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या सबने पढ़ा नहीं है क्या? यपनता है बी, कुर्तो लाइन बी। अच्छा, अच्छा, चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप लोगों ने इमरजेंसी अच्छे से पढ़ी? आपने ये पढ़ा था कि जब 76 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आई थी, उसने क्या क्या प्रावधान, क्या चेंजेस लाई थी इमरजेंसी में? 43rd 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने? समझाया है आपको? मेरे ख्याल से तो आप में यहां पे एक चीज देख लीजिए, ठीक, यहां पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो थी उसने एक स्पेशल प्रावधान लाया था। प्रावधान क्या लाया था कि जब भी इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना हो तो खाली लोकसभा में रेजोल्यूशन पास कर लो सिंपल मेजोरिटी से, इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। और अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आपको दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है। ये उसके बाद आया था जब 1976 की इमरजेंसी लगी थी ना, जिसको इंदिरा इमरजेंसी भी कहा जाता है। उसके बाद ये दो प्रावधान आए थे कि अगर पार्लियामेंट आपने इमरजेंसी खत्म करनी है तो रेजोल्यूशन आप सिंपल मेजोरिटी से पास करें, अगर कंटिन्यू करनी है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करें बोथ हाउसेज में, डिसअप्रूवल के लिए खाली लोकसभा में। ओके, ये प्रावधान आया था वहां पे, इधर हाउस लिखा था, लोकसभा या राज्यसभा। क्लियर? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ओके, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये देख लीजिए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगर कंटिन्यू करनी है इमरजेंसी तो स्पेशल मेजोरिटी से, खत्म करनी है तो सिंपल मेजोरिटी से, एक हाउस में कंटिन्यूएशन के लिए दोनों हाउसेस में। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद ये प्रावधान आए थे, जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने लाए थे। आपने इमरजेंसी पढ़ी नहीं है या आपको याद नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज द फैक्ट। ये फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? अब दिमाग में रहेगा हमेशा, अब दिमाग में रहेगा हमेशा। बता दीजिए मेरे को। ऐसे तुक्का नहीं ना लगता कि लगा तो तीर वरना तुक्का, ऐसे थोड़े क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2017-18 में आया हुआ है, 16-17-18 3 साल में एक बार आया हुआ। इसे देखना ध्यान से। विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? विच अमंग, आपने प्रिविलेजेस तो पढ़ी होंगी ना, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जब पॉलिटी पढ़ी होगी, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, उसी से पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? कलेक्टिव प्रिविलेजेस का पार्ट क्या क्या है? मैंने आपको अभी कलेक्टिव प्रिविलेजेस के लिए एक बात बोली थी, आइदर वी सिंक टुगेदर और वी सेल टुगेदर। इसको कहते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। हम डूबेंगे भी एक साथ, हम तो डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी मैंने बताया था ना, इसको कहते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज। पहला,
देयर इज कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग स्पोकन इन द हाउस, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन आपको फोकस किस पे पूछे हुए, क्वेश्चन क्या पूछे हुए, कलेक्टिव प्रिविलेजेस के ऊपर। दूसरा, द राइट टू पनिश मेंबर ओनली फॉर ब्रीच ऑफ हिज प्रिविलेजेस। थर्ड, द राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट्स टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द अदर्स टू पब्लिशिंग। आपको बताना है कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं आता है। ओके, तो आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, टाइम कम रह गया, चलिए मैं ही इसका जवाब दे देता हूं। ओके, अब यहां देखिए, यहां पे आप ये चीज देखेंगे, यहां पर लिखा है कि देयर इज ए कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग स्पोकन इन द हाउस, कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग स्पोकन इन द हाउस। ये कलेक्टिव प्रिविलेज, ये कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है। अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं पार्लियामेंट में, मोदी को कहते हैं ये तो सूट बूट की सरकार है, लेकिन उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, मोदी उनके खिलाफ डेफर्मेशन केस नहीं कर सकता। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी के पास कलेक्टिव प्रिविलेज थोड़े है, ये तो खाली राहुल गांधी के पास बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक इंडिविजुअल प्रिविलेज है। कहा था ना उन्होंने, ये तो सूट बूट की सरकार है, तो ये उनको क्या देती है, इंडिविजुअल प्रिविलेज। तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है। कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होती है, पूरी गवर्नमेंट आइदर दे सिंग टुगेदर और सेल टुगेदर। तो देयर इज ए कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग स्पोकन इन द हाउस, ये रॉन्ग है, ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी है। लेकिन बाकी दो, द राइट टू पनिश मेंबर्स ओनली फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, ये करेक्ट है। दूसरी, द राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग एंड राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम अदर्स, ये भी कलेक्टिव प्रिविलेज है। ओके, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। सो 2 और 3 आर द करेक्ट इश्यूज। लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखें यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स आर, इसका प्लीज अब जाते जाते तो सही जवाब दे ही दीजिए मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार तो मैं इसको यूपीएससी के पेपर में देख चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो बिल्स है, कौन कौन सी ऐसी बिल्स है जो खाली प्रेसिडेंट के कहने पे, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ पार्लियामेंट में आ सकती है। पहला, ए बिल विच इंपोजेस और वेरी एनी टैक्सेस और ड्यूटीज इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, पहली। दूसरी, ए बिल विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑन विच मनीज आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स। तीसरा, ए बिल which imposes any surcharge on any specified tax or duty for the purpose of the center। आपको बताना है इनमें से कौन सी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। हाँ जी, सब जवाब दे दीजिए, शाबाश, जितने भी हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है अभी का, फिर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास से दीक्षित सर फिर आगे होंगे। हाँ जी, बताइए, शाबाश, सब जवाब दीजिए इसका। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? कैन यू लिसन मी? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सब जवाब दीजिए इसका, शाबाश। मैं भी देखूं, अगर मैंने क्लास स्टार्ट करनी है तो कहां से कितने नीचे जाना है मैंने पढ़ाने के लिए। अच्छा, दिव्या कह रहे डी। अच्छा, चलिए अब मैं ही इसका जवाब बता देता हूं, बाकी तो देंगे नहीं। बहुत यपनता है डी। ओके, 1 2 3। अब यहां देखिए, क्वेश्चन ये था कि कौन सी बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, तो क्वेश्चन है सही है डी। 3 की 3 बिल्स लाने से पहले आपको जो है प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए पार्लियामेंट में। पहला, अगर आप टैक्स को या ड्यूटी को जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व हो, जैसे जीएसटी है, उसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो अगर उस टैक्स को हम कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, तो पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, पहला ठीक। दूसरा, वही प्रिंसिपल, मनी डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए जब भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो ना, बस शॉर्ट में याद रखें, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो प्रेसिडेंट से पूछना ही पूछना है, बिल उसके परमिशन के बिना नहीं आ सकती। तो 3 की 3 केस में बिल प्रेसिडेंट के बिना नहीं आ सकती। यस, करेक्ट, जिन्होंने डी दिया बिल्कुल करेक्ट। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही रोज हम जितने मैं क्वेश्चन करवा सकता हूं मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। ओके, सो हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस। ओके, अभी आपकी 8:15 पे इकोनॉमिक्स की क्लास है, होपफुली हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कैच यू लेटर गाइस, थैंक यू वेरी मच।
सब पार्टिसिपेट किया करें लेकर।